नमस्कार। आप लोगों ने आईपीसी इंडियन पेनल कोड का नाम सुना होगा। आज वही इंडियन पेनल कोड बीएनएस का रूप लेकर के आ चुका है। भारत के संविधान में अनेकों आमूलचूल परिवर्तन हुए, लेकिन जो मूलभूत परिवर्तन होने की आवश्यकता थी, ब्रिटिश कानून जो लागू किए गए थे, उन ब्रिटिश कानूनों को हटाने की वो परिवर्तन नहीं हो पाए। लेकिन 1 जुलाई 2024 को भारत के संविधान में एक परिवर्तन हुआ, जिसमें भारतीय दंड संहिता, जिसे हम बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएसएस कहते हैं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पूर्व में एविडेंस एक्ट था, उसे परिवर्तित कर दिया गया। चूँकि पूर्व में जो हमारे कानून थे, वो कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के थे। वर्तमान में जो कानून लाए गए हैं, उन्हें नव विधान की परिभाषा दी गई है। इसी नवी विधान की परिभाषा को प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से राजस्थान पुलिस ने एक विशेष प्रदर्शनी लगाई, जिसका नाम है नव विधान न्याय की नई पहचान। नए आपराधिक कानूनों पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी 13 तारीख से लगाई गई थी, जो 18 तारीख तक प्रायोजित थी, लेकिन लोगों के रुझान देखते हुए, लोगों का इसमें वर्चस्व देखते हुए इस प्रदर्शनी को 18 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। चूँकि 20 तारीख को दीपावली की अवकाश है, इस वजह से उसे दीपावली की अवकाश को बंद रखा जाएगा। लेकिन अगले दिन यानी 21 तारीख तक ये प्रदर्शनी शाम को 5 बजे तक लगेगी। आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा एक सेटअप तैयार किया हुआ है राजस्थान पुलिस के द्वारा, जहाँ पे हवा महल का ये दृश्य है। इधर हमारा राजस्थान पुलिस का जो पुलिस हेडक्वार्टर है, उसका सीन लगा हुआ है। यहाँ पे हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि राजस्थान पुलिस का जो सबसे मेन जो एक कड़ी है, अभय कमांड सेंटर, जहाँ कोई भी मान लीजिए वारदात होती है, कोई भी वारदात होती है, तो उस वारदात में सबसे पहले जो कॉल किया जाता है, वो कॉल जाता है अभय कमांड सेंटर के पास में। उस अभय कमांड सेंटर के वहाँ से जो भी ऑपरेटर जो होते हैं, वो ऑपरेटर कॉल को अटेंड करते हैं। वहाँ से जो पीसीआर वैन है, जिसे हम डायल 112 कहते हैं, वो डायल 112 वहाँ से भेजी जाती है। ये डायल 112 जो है राजस्थान सरकार को अभी नई दी गई है, जिसमें डायल 112 जो व्हीकल है, इस व्हीकल में सबसे मेन जो खासियत है, इसके चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, ताकि ये कोई भी गतिविधि होती है, उस गतिविधि को डायरेक्ट कमांड सेंटर तक भेजता रहता है। उसके बाद में ये पूरा सेटअप लगाया हुआ है अभय कमांड सेंटर का। ये किस तरह से कार्य करता है, यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पे कितने सीसीटीवी जो जयपुर के या हमारे शहर के जो हैं चौराहे, मुख्य चौराहे हैं, उन मुख्य चौराहों पर जो सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों में जो गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं, उनके ऊपर अभय कमांड सेंटर के जो कर्मचारी जो बैठे हुए रहते हैं, जो कांस्टेबल्स बैठे रहते हैं, वो उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। कोई भी गतिविधि इनको गलत लगती है, एक सस्पेक्टेड गतिविधि अगर इनको लगती है, तो उसके ऊपर ये लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। इसके अलावा अभय कमांड सेंटर में कोई भी कॉल आता है, उस कॉल को ये लोग अटेंड करके, और उसके बाद में ये लोग संबंधित जो थाना होता है, संबंधित जो सर्किल होता है, उस सर्किल की जो पुलिस है, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई वारदात कारित हो चुकी है, उस वारदात को कारित होने के बाद में उस वारदात के लिए तुरंत प्रभाव से एक एम्बुलेंस भेजी जाती है। तो एम्बुलेंस का यहाँ पे एक सीन दिया गया है। ये एम्बुलेंस जो हम देख रहे हैं, ये आयुष्मान एम्बुलेंस सेवा के नाम से राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पूरा का पूरा एक सेटअप लगाया हुआ है, जो बताता है कि किस तरह से एक एफएसएल का जो इन्वेस्टिगेटर है, वो एफएसएल की बारीकियों से कैसे जांच करता है, कैसे वो यहाँ से बारीकियों से साक्ष्य जुटाता है, कैसे वो वहाँ के जो विजुअल्स होते हैं, उन विजुअल्स को एक कैमरा जो है उसके अंदर रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद में फिर आगे इन्वेस्टिगेटर को दिया जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि इससे ये थाने का सेटअप, मानक चौक थाने का एक सेटअप लगाया हुआ है। ये सेटअप यहाँ लगा हुआ है, जिसमें
हम जैसे अंदर जाते हैं तो सबसे पहले होता है स्वागत कक्ष। सबसे मेन जो चीज़ देखी जाती है कि पुलिस थाने के अंदर कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें डर होता है। डर इस बात का होता है कि क्या पता पुलिस वाले मेरे साथ में किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस तरह की गतिविधि या उनका रिएक्शन मेरे पास कैसा होगा। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ होती है कि हाँ इन्होंने एक दिखा रखा है, खैर दिखाया नहीं, एक्चुअल में होता भी है। एक रिसेप्शन एरिया होता है जिसको हम स्वागत कक्ष कहते हैं। वहाँ पे जाकर के व्यक्ति बैठता है, वो अपनी समस्या वहाँ पे बताता है। महिला डेस्क, जो हेल्प डेस्क बनाई हुई है, कोई महिला होती है वो अपनी जो भी अपनी कोई भी दिक्कत है वो महिला डेस्क पे जो व्यक्ति बैठा हुआ होता है उसे बताते हैं। इसके अलावा डीओ ड्यूटी जो हर व्यक्ति की डेली लगी होती है, जिसको ड्यूटी ऑफिसर कहा जाती है। डीओ ड्यूटी पे जो ऑफिसर होता है उसे अपनी समस्या से अवगत कराया जाता है। डीओ ड्यूटी पे जो व्यक्ति होता है वो उस जो वारदात है उसे रिकॉर्ड करके और संबंधित अधिकारी को दे दिया जाता है। इसके अलावा थानाधिकारी का कक्ष होता है। अगर मान लीजिए डीओ ड्यूटी में जो ऑफिसर बैठा हुआ है उससे अगर उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो तुरंत थानाधिकारी को सूचित कर दिया जाता है। थानाधिकारी के पास में सीसीटीवी, एनएस और राजकोप जैसे जो ऐप जो पुलिस को दिए गए हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी जानकारियाँ रहती है। उसके अलावा एक होता है इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, जो जांच अधिकारी, जो घटना कारित हुई है उस घटना की जो जाँच करने वाला जो अधिकारी होता है उसको इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर यानी कि जाँच अधिकारी कहते हैं। वो जाँच अधिकारी का रूम बना हुआ है। उसके अलावा होता है एक मालखाना, जहाँ पे किसी भी जैसे मान लीजिए कोई संदिग्ध वस्तु होती है या कोई कुछ ऐसी जिसको जब्ती कहा जाता है, किसी भी चीज़ को जब्त कर लेते हैं तो उस जब्ती की हुई चीज़ को वो लोग मालखाने में सुरक्षित रख देते हैं। उनको बाकायदा सील लगाई जाती है। सील वो तभी खुलती है जब कोर्ट उसके आदेश देते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं जिसमें अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की प्रणाली के बारे में बताया हुआ है। अनुसंधान कक्ष बताया गया है। इसके अलावा बंदी गृह, क्योंकि देखो जैसे कई बार को पकड़ लिया जाता है लेकिन अपराधी को पकड़ करके तुरंत कारावास की सज़ा नहीं हो पाती है। उसे 24 घंटे के भीतर संबंधित जो न्यायाधीश महोदय हैं उनके पास में पेश करना होता है। लेकिन चूंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सुबह किसी अपराधी को पकड़ा गया है लेकिन उसे न्यायालय में पेश करने का समय आता है तो उस दौरान उसे खुला नहीं बैठाया जा सकता। इसलिए कारागार में उसमें बंदी गृह जो होता है उसमें उसको रखा जाता है। उसके लिए अलग अलग महिला बंदी गृह अलग होता है और पुरुष बंदी गृह अलग होता है। ये पूरा थाने का सेटअप है। इसके साथ हम आगे चलते हैं तो ये यहाँ सेटअप लगाया हुआ है एसएमएस हॉस्पिटल का। चूँकि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इसलिए एसएमएस हॉस्पिटल का सेटअप लगाना अत्यावश्यक था, क्योंकि एसएमएस एक सिंबल है राजस्थान का एक सिंबल है एसएमएस हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह अस्पताल, जिसका ये सेटअप लगा हुआ है, जिसमें आपातकाल कक्ष बनाया हुआ है। एक मेडलीपार एक प्रणाली है जिस प्रणाली में चिकित्सीय कार्रवाई की सभी जो प्रावधान हैं उनका जो भी एविडेंस वगैरह हैं या जो रिपोर्ट हैं वो उसमें दे दी जाती है। उसके अलावा फिर फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग यानी कि सौगृह। कई बार हम सुनते नहीं हैं कि किसी भी कोई व्यक्ति ख़त्म हो गया या कोई वारदात में कोई मर गया है तो उसका मोर्चरी में शव रखवा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मोर्चरी में शव को फेंक दिया जाता है, नहीं, फेंका नहीं जाता है। बाकायदा एक प्रक्रिया होती है जिसमें बाकायदा है जो बर्फ़ वगैरह या आइसोलेशन टाइप की जो एक होती है उसके अंदर से इनमें रखा जाता है। क्योंकि कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। ये एक फोरेंसिक व्हीकल, जिस फोरेंसिक व्हीकल का मैंने अभी शुरू में बात की थी कि राजस्थान सरकार ने मोबाइल यूनिट दी गई है फोरेंसिक लैब की, तो उसी की एक कड़ी है। ये पूरा फोरेंसिक का सेटअप लगाया हुआ है जिसे राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि राजस्थान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कोई पर्सनल सेटअप नहीं था आज तक, लेकिन 13 तारीख को जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था उसी दिन इस फोरेंसिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का एक बिल्डिंग का भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं एक अभियोजन कार्यालय। चूँकि
ऐसा होता है कि लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने के लिए किसी व्यक्ति के पास में पैसा होता है तो वो प्राइवेट अधिवक्ता, एडवोकेट जिसको हम बोलते हैं, उसे अपॉइंट कर लेता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता है तो उसे राजकीय कोष से अभियोजक, जिसको सरकारी वकील हम बोल सकते हैं आम भाषा में, वो सरकारी वकील उसे दे दिया जाता है। वो सरकारी वकील उसकी तरफ से पैरवी करता है और उस मामले को अपर न्यायालय में ले करके जाता है। क्योंकि अगर मतलब क्रिमिनल कोई प्रोसीजर का कोई मुकदमा होता है तो उसकी जो फर्स्ट पैरवी होती है वो होती है सेशन कोर्ट। ये हमारे यहाँ पे जयपुर के सेशन कोर्ट का एक परिदृश्य इन्होंने दिखाया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेटअप है। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप जो होता है विक्टिम होता है उससे जुड़ने का, और जो अभियुक्त जो होता है उस दोनों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनकी पैरवी करवा ली जाती है। ई समन एक्चुअल में क्या होता था कि पहले के ज़माने में एक समन भेजने की निर्धारित प्रक्रिया बताई गई थी कि किसी भी अभियुक्त को पकड़ने से पहले उसे समन भेजा जाता था। चूँकि समन भेजने में डाक के माध्यम से उसे भेजा जाता था, तो डाक के माध्यम से जब भेजा जाता था तो डाक के थ्रू भेजने में वक्त बहुत लगता था, 7-7 8-8 दिन का वक्त लगता था। लेकिन ई समन की जो प्रक्रिया, जो अभी नए जो कानून जो आए हैं NCL, उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपराधी है तो उस अपराधी को पुलिस ई समन भेज देगी अपने व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, उसे ही मान्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ई समन भेजे हुए को मान्यता नहीं है। ई समन